हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका एनुअल एग्जाम बहुत करीब हो चुका है। एनुअल एग्जाम बहुत करीब होने की वजह से हम एक छोटा सा एक ऐसा लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर हम आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्लास 11th एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, यानी कि क्लास 11th एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। इस वीडियो के अंतर्गत पूरी पूरी केवल ये बातचीत होने वाली है कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत वो कौन से टॉपिक्स पढ़ें और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, और एनसीईआरटी की वो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और क्या क्या पढ़ें जिससे कि आगे भी हमें फायदा होगा। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर के आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और हम बात करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी के इस पोर्शन पर, जहां पर हमारी आपकी बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो कौन सी लाइन है जो एग्जाम के लिए होगी खास। तो चलिए करते हैं आज शुरू ये बात। तो हम एनसीईआरटी की उस पेज पर चलते हैं जहां से हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है। ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही और ये आपकी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी क्लास 11th। आपको पता है कि आपके सेकंड पार्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो तरह की बुक आपके यहाँ चल रही है। तो पार्ट ए और पार्ट बी जो दो बुक है, इसमें जो पार्ट बी यानी पार्ट सेकंड है, उस पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर बेटा रिडॉक्स रिएक्शन है। आप भली बात जानते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन आपसे बड़ा परिचित चैप्टर है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है, क्या बात करनी है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय में ही इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आने वाले सभी इंपॉर्टेंट विषयों पर हमारी आपकी बातचीत होने वाली। और एक हम सोच रहे हैं कि वो छोटा सा रिवीजन भी आपको करा देंगे इस रिडॉक्स रिएक्शन का, जिससे कि आप बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। रिडॉक्स रिएक्शन आपको याद हो क्लास 10th का चैप्टर क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हुआ करता था, उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपका ये जो पूरा पोर्शन था उसी के बारे में बात करेंगे। उसी में हम बातचीत करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो चैप्टर क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 5 पार्ट थे। 5 पार्ट में पहला पार्ट आपके यहाँ था कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। तो वही रिडॉक्स रिएक्शन ये है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। बहरहाल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे क्लास 11th के बेसिस पर कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं और उसका एक एग्जाम्पल बताइए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहरहाल आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं, ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत जो सबसे पहली बात है कि ऑक्सीडेंट क्या है और रिडक्टेंट क्या है, यानी हमें ये मालूम होना चाहिए। हम कहते हैं जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमने सारी बात डिस्कस कर ली थी। और रिडॉक्स के अंतर्गत हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बेटा, एक शॉर्ट रिवीजन आपको करा रहा हूँ, आप अपने दिमाग को अस्थायी करके हमारी बात को सुनने का प्रयास करिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल है तो ऑक्सीडेशन है और एडिशन है तो रिडक्शन है। फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आप इसी तरह से 2 पॉइंट और पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बारे में भी बताया गया है। हम आते हैं उन सभी पॉइंट्स पर, उससे पहले हमें बातचीत ये करनी है कि जो रिडॉक्स है, एक्चुअली जो ये पहला पैराग्राफ है, मैं आपको एक जनरल सी इंफॉर्मेशन भी देता चलूंगा किस पैराग्राफ में क्या लिखा है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए उपयोगी क्यों है, रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है, ये पहले पैराग्राफ में हमें बताया गया। ये जो सेकंड पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है, इसी से हमें बातचीत करनी है। एक टॉपिक यहाँ पर हाइड्रोजन इकोनॉमी दिया गया है बेटा। इस हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में हम ये क्लास के लास्ट में बातचीत भी करेंगे। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है आपके क्लास 11th के एनुअल एग्जाम में। फिर भी हम आते हैं पहले क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक है। तो क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इन्हीं दोनों विषयों पर हमारी आपकी बातचीत होगी। हमने जैसा कि अभी बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बात हम अभी तक आपसे कह रहे थे उसी के बारे में हमें फर्दर बातचीत करनी है। तो जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर हमें Mg+O2 MgO हो गया, S+O2 SO2 हो गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की सिचुएशन बन रही है।
हम और आगे आते हैं, यहाँ पर हमें एक कंबशन रिएक्शन है लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। इस तरह के तमाम देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वह हमारा ऑक्सीडेशन है। लेकिन उसी दरमियान एक बात और निकल के आई कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन और रिमूवल कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, ये भी एक सोचने का विषय था। तो हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव का मतलब जो राइट साइड में, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि आप कह सकते हो कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है तो जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वह उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन का केस कहलाएगा। ये भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग और की क्या और आगे की बातचीत क्या होगी। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं बस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर बातचीत की गई है। एक बात और लिखी गई है कि ये दोनों पॉइंट्स जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है, एज नॉलेज ऑफ केमिस्ट ग्रीव इट वाज नेचुरल टू एक्सटेंड द टर्म ऑक्सीडेशन फॉर रिएक्शन सिमिलर टू विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कि ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में कुछ बात और की गई है और रिडक्शन के रिस्पेक्ट में भी कुछ बात और की गई है। तो जरा हम दोनों बात को समझते हैं। तो कहा गया कि अगर हम दोनों बात को समझें तो हम ये जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एट एज ऑक्सीडेशन बट आल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो भी ऑक्सीडेशन है, और अगर हम इसमें एडिशन की बात करेंगे तो हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पर जो हमारे पास टॉपिक है वो भी हमारे पास लिखा गया है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सी बात लिखी गई कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कि आप ऑक्सीजन का एडिशन कराइए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कराइए, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। और अगर आप हाइड्रोजन का रिमूवल कराते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल कराते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका रिडक्शन होगा, वो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन की ये दो कंडीशन है। इसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो ये रिडक्शन की कंडीशन आपको बताई गई है। हमने क्लास में ये भी बात लिखाई थी कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम समझते हैं, तो वो भी बात हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये बात हो गई और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, इनका बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ दिखा रहे हैं, तो रिडॉक्स की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं क्लियरली बताऊं कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है बेटा कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए और उस केमिकल रिएक्शन में पूछे कि ये रिडॉक्स है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि रिडॉक्स है, if you can say that the above reaction is redox reaction, then identify या then write the oxidizing agent और reducing agent। यानी कि उस रिएक्शन को अगर आप रिडॉक्स कहते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए क्या होगा। तो बेटा आपको पता करना होगा कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बता रहे। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देखिए हम आपको पहले भी बताया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने एक चार्ट के थ्रू आपको पहले समझाया था कि लॉ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसका जस्ट उल्टा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन और रिमूवल के बेसिस पर भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्लासीफाई करते हैं। तो जो नीचे के दो पॉइंट हैं वो आपको बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा उससे कोई खास मतलब नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये एक खास टॉपिक है आपके लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गेन हो रहा है तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे Zn से Zn2+ बन रहा है जिसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये ऑक्सीडेशन है। उसी जगह पर अगर Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें और Cu बना लें तो Cu2+ से Cu बन रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन है। तो इस तरह से हम रिडॉक्स को समझेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हो रहा। तो ये एक केस हो गई कि अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हम समझेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, NaCl बना, Na+Cl2 से NaCl बना। अब Na से अगर Na+ बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है भाई, Na से Na+ बनेगा तो 1 का, लेकिन 2 मोल है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाया गया।
और Cl2 से Cl माइनस है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है क्योंकि क्लोरीन 2 है यहाँ पर और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन 0 लेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। अब हम लोग बातचीत और आगे करेंगे जहाँ पर हमें बातचीत ये करनी है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने समझा दिया। और जैसे देखिए ये ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है लेकिन कम चांसेज है, एक आध नंबर में पूछा जा सकता है। जस्टिफाइड दैट द रिएक्शन Na+H2NaH इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें देखना है कि इसमें सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कंडीशन में H2 की से H बन रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप उसे आयन में तोड़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। देखिए एक बहुत प्यारा सा आपके सामने इक्वेशन दिया गया, 3 इक्वेशन है, तीनों आप समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सपोज करिए ये इक्वेशन आपको दे दिया जाए, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। आप देख रहे हैं Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ Cu2 प्लस से Cu बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, यानी कि आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जितने का लॉस हो रहा है उतने का ही गेन हो रहा है। तो ये क्या है, एक रिडॉक्स की कंडीशन हो गई, यानी जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इसका मतलब रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये ऐसा क्वेश्चन बना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही है, Cu से Cu2 प्लस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और Ag प्लस से Ag में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। भाई किसी के ऊपर पॉजिटिव है उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो ये चीज हो गई। और इसी तरह से CO प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस प्लस Ni है, CO से CO2 प्लस है तो रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। Ni2 प्लस Ni है तो यहाँ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से हम लॉस और गेन को यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरी कंडीशन यहाँ पर आपको समझाई गई, किस तरह से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे समझ से है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं या निकाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। और डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकता है कि मान लो कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को दे दिया जाए। तो ये तो अब इतना तो आप पढ़े ही होगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। आपको मालूम होगा कि आप उसे x मान लेते थे, बाकी की वैलेंसी रखते थे और मल्टीप्लिकेशन करके अगर उस पर चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर कर देते थे, अगर उस पर चार्ज है तो +1 है तो +1 इक्वल के आगे लिखते थे, -2 है तो -2 लिखते थे, है ना। जो चार्ज होता था वो इक्वल के आगे लिखते थे और इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी जो आपको डायग्राम के बेसिस पर निकालना सिखाया गया होगा वो भी आपको आना चाहिए। दोनों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और हम थोड़ी सी बात आपको समझा दें कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो जो तरीका भी बोला वो तो परफेक्ट है, उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, कोई इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, कोई कंपाउंड के फॉर्म में है तो हाइड्रोजन की +1 हो गई, ऑक्सीजन की -2 हो गई। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी चीज का वह हम उसके जस्ट ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो बात आपको समझाई जा रही है। शायद ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। तो इस तरीके से हम यह काम करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। और एक चीज और, ऐसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर या राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, इसको जरा एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। वो क्या है, कहा गया द इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। यानी कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में हो या अनकम्बाइंड फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, कुछ ऐसा जैसे H2O2 Cl2O3 P4 S8 NaMgAl, इस तरह से जैसे NaMgAl है ये एलिमेंटल फॉर्म है तो ये इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और इन सब की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी बेटा। दूसरा, अगर कोई आयन आपको दे दिया जाए, आयन में जैसे Mg2+ है, Na+ है, Fe3+ है, O2- है, Cl- है, तो जो इसके ऊपर चार्ज लगा रहता है आयन में, जैसे Na+ है
अगर Na+ है तो उसके ऊपर +1 लगा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Na+ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 हो जाएगी। O2- है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी। N3- है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाएगी। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज की एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन के केस में 3 कंडीशन है, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड है तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव लगता है, पर ऑक्साइड में O2- आप लिखते हो, सुपर ऑक्साइड में O2 2- पर ऑक्साइड में O2 2- लिखते हो, सुपर ऑक्साइड में O2 फिर 1 माइनस लगाते हो, है ना। तो सिंगल ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझिएगा। तो इस तरीके से, और एक आपको ऐसा भी केस है, अगर O2F2 है तो यहां से ऑक्सीजन फ्लोरीन पर, अब फ्लोरीन -1 ही होगा, ऑक्सीजन में यहां वेरी कर सकता है, यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगी। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन +2 आ जाएगा। तो ये 2 ऐसे हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में आ सकते हैं, OF2 और O2F2, क्योंकि ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है उससे ये वेरी हो रही है, इसलिए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ के बाद हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में ली जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे LiH है, NaH है, CH2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन निगेटिव के साथ प्रेजेंट है, इसके ऊपर -1 हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर इसके हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। पांचवा, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पांचवा कह रहे हैं कि हम इन कहा यह गया कि क्लोरीन और फ्लोरीन ये जो है, जैसे फ्लोरीन की -1 हर जगह होती है, ब्रोमीन आयोडीन की भी -1 होती है, लेकिन अगर हम ऑक्सो एसिड्स की बात करें जहां पर ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो वहां पर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वेरी कर सकती। 6 पॉइंट में बताया गया कि अगर किसी के ऊपर कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स आयन का जो चार्ज होगा, यानी कोई कॉम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर जो खोपड़ी पर चार्ज लगा होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। ये तो इसकी रही बात, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। हाँ, एक चीज और, स्टॉक नोटेशन क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी स्टॉक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्टॉक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टॉक नोटेशन आपको यूज करना आना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। जैसे ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है। जैसे HAuCl4 है, अब Au की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे कहा जाए कि निकाल लो पहले, तो इसको x मान लो, तो 1 + x + 4 × -1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। अब आप कैसे लिखोगे HAu, आपने Au मतलब गोल्ड बेटा, तो आपने गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली ना, तो गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गई 3 आई, तो आप ऐसे रोमन नंबर में गोल्ड के आगे 3 लिख देंगे, आगे Cl4 लिख देंगे। जैसे Tl2, अब इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो निकाला हमने 1 आ गई, अब 1 आ गई तो ऐसे 1 लिख दोगे। जैसे फेरस ऑक्साइड FeO है, अब Fe की क्या हो गई सेकंड, तो ऐसे रोमन नंबर में, यानी जो सेंट्रल एटम है, मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी है, तो आप उस मेटल के आगे, उस एटम के आगे रोमन नंबर में बस लिख दीजिए, आपका काम बनता। भाड़ में जाए जनता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कहीं पर तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है कहीं पर तो वो रिडक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानते हैं, उसी को ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी हम कह रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आप जानते ही हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, अब जरा इसी को समझ लीजिए तो आपकी गाड़ी बढ़िया चल जाएगी। आपको किसी कंपाउंड के खोपड़ी पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके एलिमेंट्स के एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आना चाहिए।
अगर ये आएगा तभी आपसे क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसमें क्या करना है, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके ऊपर क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए, आप लिखिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। जब आप लिखेंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। जैसे कॉपर का +1 हो गया, ऑक्सीजन का -2, फिर +1, फिर -2, +0, 4 और ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने का विषय नहीं है और हम कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक नोटेशन के बारे में। स्टॉक नोटेशन के आगे जस्ट हम बढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा। स्टॉक नोटेशन के बाद हमने ये डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होगा। यानी कि आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बात सीखनी होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपाउंड में, तभी आप उसमें इंक्रीज और डिक्रीज का पता लगा पाएंगे, और जब ये पता आपको चल पाएगा तभी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इससे एक क्वेश्चन फिक्स, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से जैसे अभी क्वेश्चन कहां से आ सकता है, हमने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करने को आ सकता है, स्टॉक नोटेशन से क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हम समझेंगे। देखिए, जैसे आप कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स वहां पढ़ते थे, वैसे यहां पर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स में 4 तरीके की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बाद डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये 4 तरह के रिएक्शन है, इन्हीं चारों पर बात करनी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिल रही हो, कंबाइन होकर कोई नई चीज बन रही। अगर कंबाइन करके हम किसी नई चीज को बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अगर कहीं पर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन अगर वह है तो वह कॉम्बिनेशन के साथ साथ अगर रिडॉक्स भी है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे आप देखिए C+O2, अब कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, O2 का 0, यहाँ CO2 है तो +4 -2। तो हम C+O2 से CO2 बनाए तो ये क्या है, यह एक रिडॉक्स है ना। क्यों? क्योंकि 0 से +4 हो रहा है और 0 से -2 हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन में है, ऑक्सीजन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो एक हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर बढ़ रहा है तो वह ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वह रिडक्शन है। ठीक है, ऐसे ही Mg+N2 से Mg3N2 बन रहा है, तो ये 0, ये 0, ये +2, ये -3, तो 0 से क्या हो +2, फिर 0 से -3। तो इस तरह से अगर वह कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिडॉक्स भी है तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स हो गया। दूसरा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में आपको याद होगा तो आप थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रोलाइटिक, 3 तरह के डिकम्पोजिशन क्लास 11 में पढ़े थे, वही है। अब देखिए यहाँ पर +1 -2 0 0 हमने कर दिया। अब H2O से H2O2 बन रहा है। अब जरा गौर करिएगा, अगर H2O से H2O2 बन रहा है तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखिए तो ये जो चेंज हो रहा है ये रिडॉक्स है क्या, यह केमिकल इक्वेशन है, और यह केमिकल इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी है और साथ में डिकम्पोजिशन भी है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन इसे हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई डिकम्पोजिशन रिडॉक्स हो। ठीक है, तो हर कोई डिकम्पोजिशन रिडॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। उसके एग्जांपल में जरा ये देखिए, KClO3 से KCl+O2 बन रहा है। यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 0 का है, यानी कि कोई चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो रहा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें तो हो रहा है, सॉरी इसमें हो रहा है। आप एक क्वेश्चन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, वो भी दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम +2, कार्बन +4 -2 +2 -2 +4 -2। यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में एलिमेंट्स के कोई खास चेंजेस नहीं है। खास क्या मतलब, चेंज ही नहीं है। इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन है लेकिन यह रिडॉक्स नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइम स्टोन का जो ब्रेकडाउन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन को जब हम क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं तो क्या वह रिडॉक्स है क्या, या ऐसे आ सकता है
कि डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज रिडॉक्स रिएक्शन, इफ यस देन जस्टिफाई। तो आप कहोगे नो, क्योंकि यहां जस्टिफिकेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये रिडॉक्स है ही नहीं। और रिडॉक्स तब होता है जब इसमें कोई चेंज होता ऑक्सीडेशन नंबर का, यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स नहीं है। फिर डिस्प्लेसमेंट में आए, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, जो हाईली रिएक्टिव होते थे वो लीस्ट रिएक्टिव को आसानी से डिस्प्लेस कर देते थे, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था। तो डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दो चीजें। तो अगर मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाया तो जिंक कॉपर को हटाएगा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऐसी केस में हम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो यह डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स हुआ, और मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहां पर सोडियम है H2O के साथ, इसको ट्रीट कर, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, H2O प्लस F2। आप देखिए ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को हटाया। अगर फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को हटाया तो इसका मतलब कि फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो यहां पर कंडीशन क्या बनी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन को हटा रहा है, HF प्लस O2 बना रहा है। लेकिन क्या यह इस सिचुएशन में एक रिडॉक्स रिएक्शन है? अगर यह रिडॉक्स है तो नॉन मेटल को हटाया, उसके बाद भी ये रिडॉक्स है, तो इसका मतलब यह नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। जैसे क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटाया, KCl प्लस Br2 बनाया, तो 0 + 1 - 1 + 1 - 1 और 0, Br2 0 हो जाए क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। आप चेक करिए, अगर रिडॉक्स है तो इसका मतलब ये है, ये कंडीशन इसके। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो हर एग्जाम में 2 नंबर में आ जाता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको हम बताएं तो आप समझिए कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी का रिडक्शन भी हो रहा, यानी कोई एक ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वही रिड्यूज भी हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल H2O2 से H2O2 बन रहा है, अब ऑक्सीजन -1 है, यहाँ -2 हो गया है, 0 हो गया, तो ऑक्सीजन -1 से -2 हो रहा है और -1 से 0 भी हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन में ही ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता दिखाई दे रहा है और दूसरी केस में घटता दिखाई दे रहा है। एक ही इक्वेशन में ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो गया? यह आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। उसे हम कहते हैं जिसके अंदर एक ही कंडीशन में मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो रहा है, तो उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं वो भी जरा समझ लीजिए 1 मिनट में। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ये Br3O8 है और इसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, आप समझिएगा ऑक्सीजन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। अगर तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 2 बॉन्ड है इसलिए इस पर -2 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? +2। इसने भी खींचा तो इस पर भी -2, तो फिर +2, इसने खींचा तो फिर -2, फिर +2। इसका मतलब 3 तरफ से इसमें +2 आ रहा है और 3 तरफ से ऑक्सीजन पे -2, यानी इसने खींचा, इसने खींचा, इसने, तो इन तीनों पर -2 हो गया, +2 +2 +2 तो कितना हो गया? +6 हो गया। ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं। ब्रोमीन में आइए, यहाँ पर क्या है कि ये ब्रोमीन थोड़ा ना खींचेगा इससे, क्योंकि भाई सेम है ना, ये भी नहीं खींचेगा, लेकिन ये ऊपर से खींचेगा, ये ऊपर से नीचे में खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2। जब ये -2 हुआ तो इस ब्रोमीन पे +2 हो गया, जब ये -2 हुआ तो इस ब्रोमीन पर +2 हो गया, तो ब्रोमीन क्या हो गया? +4 हो गया। सेम कंडीशन इधर वाले Br की, सेम टू सेम C3O2 और ये वाले भी स्ट्रक्चर्स में ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट हम समझते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये मान लीजिए आप अगर एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप UP बोर्ड में हैं या आप ICSE बोर्ड में, ISC बोर्ड में, किसी बोर्ड में, तो ध्यान रखें ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को स्टॉक नोटेशन, ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, लाइमस्टोन वाला एक क्वेश्चन,
ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं, यानी इनका फिक्स है आना, बाकी का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आप बैलेंसिंग जरूर तैयार कर लीजिए। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक बार हम आपको समझा देते हैं, ओरली बता देते हैं। और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की वीडियो हमने पहले भी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से भी पढ़ लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन का एक रिवीजन क्लास कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से हमने डालकर रखा है। अगर आपको लगता है कि रिडॉक्स रिएक्शन और डिटेल में पढ़नी है तो आप वहां से पूरा मैंने पढ़ा कर रखा हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वन शॉट एक पहले भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। यानी कि आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दो तरह के मेथड्स हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करें तो क्या होगा, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो क्या होगा। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करते हैं तो हम इसमें किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग का काम करेंगे, और चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। दोनों मेथड बैलेंसिंग के लिए यूजफुल है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखा है तो भाई उसी से करना होगा, आयन इलेक्ट्रॉन दिया है तो उससे करना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि किसी स्पेसिफिक मेथड से करना है तो आप किसी भी मेथड से करके आंसर निकाल सकते हैं। जब कभी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो बात होती है बेटा, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम दिया रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें देखना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन को जो बैलेंस करना है वो किस मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक में बैलेंस करना है या बेसिक में बैलेंस करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया, अब इसमें सबसे पहले हमें एक आयोनिक इक्वेशन लिखनी होगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और आयोनिक इक्वेशन लिखने की। सेकंड स्टेप में हम सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूज हो रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम फिर से सेम पूरा लिखते हैं, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूज हो रहा है एटम, बस उसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, बाकी की नहीं लिखते। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको चेक करते हैं क्या वो बराबर है। जैसे Cr यहाँ 2 था तो यहाँ Cr 1 है, अब Cr +6 से +3 हो रहा है ना, इसका मतलब Cr को बैलेंस करना है। तो यहाँ Cr2 है तो आगे हम 2 लगा लेंगे तो Cr हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप जो हमारा आया उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा करके Cr को बैलेंस कर लिया। बहरहाल उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि अब देखिए यहाँ से चेक करना है कि ये क्रोमियम के ऊपर +6 है और क्रोमियम कितनी बार है, 2 बार, यानी Cr हमारा 2 बार है और यहाँ Cr भी 2 बार है। तो एक Cr पर +6 है तो 2 Cr पे कितना हो जाएगा, +12, और यहां से एक Cr पर +3 है तो 2 Cr पर +6, तो 12 - 6 कितना आया, 6। यानी कि हम देख रहे हैं Cr वाले में जो चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का वो 6 का आ रहा है। सेम टू सेम सल्फर में गए तो सल्फर हमारा अभी तो 3 हमने लगाया, वही हम बता रहे हैं कि 3 कहां से लगा, +4 से +6 हो रहा है। सल्फर में हम देख रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल इसी ग्रुप को, जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, 12 - 18 मॉड में रखेंगे कितना आ गया, 6। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो कितना हो गया, मेंटेन कर लिया हमने, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमारा इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है तो फिर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे या हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो वो कैसे बैलेंस करेंगे, ये एक बेसिक सा सवाल है, तो आपको समझना होगा कि इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। हम वाटर लगा करके ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और H+ लगा करके हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड का ओवरऑल चार्ज बैलेंस कर लेते हैं और हमें ओवरऑल नेट रिजल्ट मिल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ये हमारा ओवरऑल चार्ज बैलेंस करने के बाद जो इस क्वेश्चन का नेट रिजल्ट होगा यहाँ से ये आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन बेसिक मीडियम का है। अगर मान लीजिए बेसिक मीडियम किसी केस में दिया है तो बेसिक मीडियम के लिए बेटा हम जो जितने H+ होंगे उतना ही OH- बोथ साइड में हम ऐड करते हैं, ठीक है। जितना H+ होगा उतना ही OH- हम दोनों साइड से ऐड कर देते हैं। ये हमारे बेसिक मीडियम को सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद हाफ रिएक्शन मेथड है, उसको जरा समझना, एक झटके में हम आपको समझा देते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले आयोनिक इक्वेशन उसमें भी लिखते हैं।
आयोनिक इक्वेशन लिखने के बाद हम उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर जैसे यहां पर हमने किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इन्होंने क्या किया है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से पहले उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पूरे इक्वेशन में लिखिए, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट चेक करिए और दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का। अब जो क्वेश्चन पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक ही साथ करते थे, यहां ब्रेक करके करेंगे। ये हाफ रिएक्शन मेथड है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, एक ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, एक रिडक्शन हाफ हो गया। अब पहले और दूसरे पार्ट को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस हम कैसे करेंगे जरा वो समझिएगा। जैसे यहाँ Cr2 लिखा हुआ है, यानी जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज हो रहा है, जैसे पीछे हम कर देते, पहले उसको बैलेंस करना है। Cr2 है, यहाँ Cr1 है, हम दो लगाकर इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमने बैलेंस कर दिया। अगले स्टेप पे हमें क्या करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जो दोनों हाफ रिएक्शंस दी गई उनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आपको पता होगा इसमें कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, सेकंड वाले की ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हमने यहाँ 2 लगाया था। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने का मतलब यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 7। तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2O लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितना है? 14, तो यहाँ 14H+ लगा दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब टोटल चार्ज जैसे बैलेंस करते थे वही कहानी। जैसे Fe2+ से Fe3+ बना था तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सेम टू सेम यहां पर भी हमें चेक करना है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, क्योंकि यहां से हम ये चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। तो हमने ये देखा 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है बैलेंस करने के लिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर यहां पर हमने कराया तो ये ऊपर वाले रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ 6 का एडिशन हो रहा है। तो हम इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते, तो हमें क्या करना होता है? इसको बैलेंस करने के लिए 6 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 Fe2+ डैश 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये फिर दोनों इक्वेशन जो हैं इनको हम ऐड करेंगे। देखिए बैलेंस कर दिया, फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब जो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमें क्या होता है? रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन यह एसिडिक मीडियम में है। अगर इसी रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? बेसिक में सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और बेसिक में सॉल्व करने के लिए हम H+ और OH- का सॉरी, अगर H+ दिया है तो जितना H+ लगा है उतना OH- दोनों साइड हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टाइट्रेशन में इसका यूज है, ये बात हमें पता होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, थोड़ी जानकारी होगी तो काम चल जाएगा। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो इनर्ट करने के लिए, यानी कि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या भरा जाता है, KCl और अगर अगर का सोल्यूशन होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, किसका पेस्ट होता है। ठीक, रिडॉक्स कपल किसे कहते हैं? दोनों हाफ सेल्स को हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। ठीक, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है उसके बारे में एक बार दोबारा बात कर लेते हैं और वो बातचीत फिर से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करने को आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है इसके। तीसरा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आएगा, ये तय क्वेश्चन है, आना ही आना है। चौथा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मान लीजिए आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से डिसप्रपोर्शनेशन रिडक्शन पूछ लिया जाए, या फिर लाइम स्टोन वाला जो क्वेश्चन बताया कि आप जस्टिफाई करिए कि ये रिडॉक्स है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बैलेंसिंग से आ सकता है। एक क्वेश्चन स्टॉक नोटेशन लिखने को 2 नंबर 1 नंबर में दे सकता है। इतने क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप अच्छा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एग्ज़ाम भले ही करीब है तो क्या हुआ, अभी इतना घबराने का विषय नहीं है। हमने पूरी चीज़ लगभग आपसे डिस्कस कर ली है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि नहीं यार ये तो और अच्छे से हमें समझना चाहिए था, इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, तो आप पीछे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं बेटा, ठीक है, उसमें आप चले जाइए, चैनल पे मूव करिए, चैनल पे सर्च करिए, आपको हम मिल जाएंगे। नए लेक्चर में तो नहीं, अब पुराने लेक्चर्स में ही सर्च करना है, और पुराने लेक्चर्स में हमने
कई वीडियोस डाल के रखी है रिडॉक्स रिएक्शन की, जहाँ पर हर एक टॉपिक को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ से जा कर के वो लेक्चर्स ज़रूर पढ़ें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी सारी बात समझ में आ गई होगी और ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल होगी और आप इसमें अच्छा करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन 7 नंबर के आसपास का चैप्टर है, वो आपको बढ़िया मार्क्स देकर जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट और फिर टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।